So hey guys, welcome back to YouTube channel. So finally we are back with the क्रिया शारीर सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने अपनी सारी चीजें कवर कर ली हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट चैप्टर। इस चैप्टर के बाद ये क्रिया शारीर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। आप अपने कमेंट्स बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके से आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगी, किन किन चीज़ों में प्लेलिस्ट लैग करी, सारी चीज़ें बता सकते हैं क्योंकि मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी है। इसको डिटेल में बनाने की कोशिश करी है, कोई भी ऐसा ना हो कल को कि यार ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा था लेकिन उन्होंने ये चीज़ पढ़ाई नहीं थी। सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करी गई हैं जो भी आपके एनसीएसएम सिलेबस में थी। एनसीएसएम सिलेबस में जो भी चीज़ें थी आपको वो सारी चीज़ें देख देख के सारी चीज़ें बताई हैं। ऑल्दो अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है, कोई चीज़ नहीं बताई है, एनसीएसएम सिलेबस में ये था और आपने नहीं बताया, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। उस चीज़ को मैं देखूंगा। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जाके अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। बाकी नेक्स्ट सीरीज जो चरक संहिता की आने वाली है उसमें भी मैं डिटेल पे ही फोकस करूंगा। मैं ये नहीं फोकस करूंगा कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोग किस तरीके से देख रहे हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं दे सकता हूँ वो मैं दूं। और हाँ, अगर पास होने वाली चीज़ है तो पास होना बहुत ईज़ी है। एक मैंने चरक संहिता की नॉर्मल सी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट श्लोक बताए, बस वही श्लोक पढ़ के चले जाइए, आप पास हो जाएँगे। बट आपको अच्छी रैंक बनानी है, आपको आयुर्वेद में आगे चल के अच्छा करना है, आपको पीजी निकालना है, आपको किसी के सामने अगर खड़े हो जाएँ तो आयुर्वेद के बारे में नॉलेज हो, सारी चीज़ें को ध्यान में रख के चीज़ें बता रहे हैं। और अ, नॉट ओनली फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर योर लाइफ एस्पेक्ट, जहाँ पे आपका आयुर्वेद काम आएगा और आगे चल के भी काम आएगा। तो ये लॉन्ग रन का गेम मैं सोच के चल रहा हूँ। अभी ये व्यूज़ और ये सारी चीज़ों के पीछे मैं नहीं भाग रहा हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं आराम से जितना आता है उतना बताऊँगा। मुझे कोई पैसे नहीं कमाने हैं, मैं बस ऐसा हॉबी आपको बता रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तो वही चीज़ है। बाकी कोई भी दिक्कत हो बताइएगा। तो ये लेट्स स्टार्ट अवर लास्ट चैप्टर, निद्रा। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक आ जाता है शुरुआत वाला। यथा तु मनसि क्लान्ते कर्माण आत्मनः क्लमन्वितः विशेष भयो निर्वर्तन्ते तदा सपिति मानवा। कि जब मन कार्य करते करते थक जाता है और इंद्रियां भी थक जाती हैं, तो उसके कारण जो उसके विषय होती हैं उससे वो विरक्त हो जाता है, उससे वो अलग हो जाता है, तब मनुष्य को निद्रा आती है। इस प्रकार मनोयुक्त इंद्रियों का विषय से मुक्त होना निद्रा की स्थिति है। बहुत ईजी डेफिनेशन है बट ये आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आपके चरक संहिता के लास्ट कुछ चैप्टर्स में इसके बारे में बताया गया है। हाँ, 21st चैप्टर में बताया गया है, तो वहाँ पे आपको फिर से पढ़ना होगा, सेकेंड ईयर में आएगा। तो अभी आप फॉर योर एग्जाम्स ये श्लोक याद करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मने क्लवन्दिता विशेष भयो निवर्तन्ते तदा सपिति मानव। ठीक है? बाकी इसमें ये बता रहे हैं कि समस्त संसार जो होता है त्रिगुणात्मक होता है। त्रिगुणात्मक मतलब सत्व, रज और तम, ये तीन चीजों से बना होता है। और मनुष्य भी त्रिगुणात्मक होता है। ये सदैव आपस में मिले रहते हैं। ठीक है? इनका जो इक्विलिब्रियम होता है वो जब रहता है तो एक इंसान की प्रकृति बन के आती है कि वो किस नेचर का इंसान है। अब किसी में रज ज्यादा होगा तो वो बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक टाइप का इंसान होगा। किसी में तम ज़्यादा होगा तो बहुत आलसी किस्म का इंसान होगा। सत्व ज़्यादा होगा तो बैलेंस होगा एकदम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो किसी इंसान के नेचर को डिफाइन करती हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो तम होता है ना, ये निद्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी इंद्रियां जो होती हैं वो थक जाती हैं और अपने विषयों से मुक्त हो जाती हैं, तो उसके पीछे कारण क्या होता है? तम। और जब तम का कह सकते हैं डोमिनेंस हो जाता है, तब निद्रा आ जाती है। तो इसलिए जो तामसिक पुरुष होते हैं उन लोगों को आलस बहुत आता है, निद्रा बहुत आती है। ठीक है?
सत्व के कारण प्रकाश, निर्मल तथा तम के कारण आलस्य, निद्रा होती है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तम रिस्पॉन्सिबल है निद्रा के लिए। इस प्रकार जब हृदय पर तम का आवृत हो जाता है, मतलब हृदय के ऊपर तम का एक लेयर आ जाती है, तो निद्रा आती है। और जब तम कम होता है और सत्व प्रबल हो जाता है, तो निद्रा समाप्त हो जाती है। और अष्टांग हृदयकार ने निद्रा को जीवन के त्रिस्तंभों में वर्णित किया है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पे त्रिस्तंभ नहीं होगा, ये होगा त्रिउपस्तंभ। ये गलत लिखा हुआ है, त्रिउपस्तंभ। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। अब यहाँ पे जैसे अष्टांग हृदय है, तो उसने अब्रह्मचर्य बोला है, लेकिन उसका मतलब वही है कि ब्रह्मचर्य। ये मत सोचिएगा कि ब्रह्मचर्य नहीं करना, तो ब्रह्मचर्य ही करना है। ठीक है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य सबने यही बताया है। सारे जो आचार्य हैं उन लोगों ने यही बताया त्रिस्तंभ के बारे में। त्रिस्तंभ होता है वात, पित्त। ठीक है, सुख एवं दुख, पुष्टि एवं कृष्णा, बल एवं दुर्बलता, वृष्टा एवं क्लिबता, ज्ञान एवं अज्ञान, जीवन एवं मरण आदि से सब निद्रा के अधीन होता है। ठीक है, कि सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, पुष्टि होगी या कृष्णा होगी, बल मिलेगा या दुर्बल होगा, वृष्टा होगी मतलब कह सकते हैं एफ्रोडियाक्सिक एक्शन होगा, या फिर अगर सिंपल वर्ड में बोले तो अम, हम्म, जो शुक्र होता है, शुक्र की वृद्धि, क्लिवता मतलब इम्पोटेंसी, ज्ञान और अज्ञान, जीवन एवं मरण सब निद्रा के अधीन होते हैं। ये एक श्लोक आता है चरक संहिता में, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। 21st चैप्टर में आपको मिलेगा, तो वहाँ पे इसी तरीके का श्लोक है। फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है आयुर्वेदिक शास्त्र में निद्रा को निद्रा की दो उपपत्तियां मिलती हैं। प्रथम संज्ञा व स्रोतस का कफ से आवृत होना निद्रा का कारण होता है। दूसरा मन की तथा इंद्रियों की अपने विषय से विमुख होना निद्रा में कारण होता है। दो कारण यहाँ पे, दो उत्पत्ति के कारण बताए गए हैं। सुश्रुत ने निद्रा को वैष्णवी कहा है, विष्णु की माया बोला है। जिस प्रकार विष्णु संसार का आधार एवं पोषक करते हैं, उसी प्रकार निद्रा भी शरीर का धारण एवं पोषण करती है। निद्रा की संप्राप्ति की किस तरीके से निद्रा आती है, किस तरीके से उत्पत्ति होती है, तो यहाँ पे बताया गया कि शरीर में उत्पन्न श्लेष्मा द्वारा स्रोतों के आवृत होने पर, आवृत मतलब उसके ऊपर एक लेयर टाइप का हो जाना, कारण इंद्रियों द्वारा अपने अपने शब्दादि विषयों को ग्रहण करने के कारण उत्पन्न हुई थकावट से इंद्रिय अपने विषयों से विरक्त हो जाती। इसके परिणाम स्वरूप निद्रा आती है। ठीक है, ये अष्टांग हृदय ने बताया है। बट आप अगर ये वाला चरक्कम भी याद रखते तो दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, फिर उसके बाद आधुनिक में बताया गया है, तो आधुनिक वाला आधुनिक में ही पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक आता है। मॉडर्न पर्सपेक्टिव से भी आरईएम स्लीप और आरईएम और एनआरईएम, ये जो आता है ना आपका मॉडर्न में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आरईएम अगर आप पढ़ के जा रहे हैं ना, एनसीईआरटी के बेस उस पर भी जा रहे हैं कि हाँ ठीक है यार मॉडर्न नहीं पढ़ पाए, अब एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं, तो भी ये चीज पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये चीज एनसीईआरटी में नहीं थी। आरईएम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, एनआरईएम नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें आरईएम जो होता है वो कब कब उत्पत्ति होती है उसकी, कब आती है वो। एनआरईएम कब होता है वो, कौन कौन सी रेज, कौन कौन सी जो चीजें होती हैं वो किस में ज्यादा होती हैं, वो वाली चीजें भी आप देख के जाइएगा। ठीक है, अब भेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने तो तीन बताए हैं, वैष्णवी, तामसी और वैकारिक। ठीक है, वैष्णवी क्या होती है? निद्रा को वैष्णवी कहा है क्योंकि विष्णु की माया होती है। और इसी को पापमा, पापमा जिसको पापी भी कहते हैं, निद्रा तम से उत्पन्न होती है और तम को निद्रा, प्रमाद, पाप का मूल माना गया है। ठीक है, पाप का मूल क्या होता है? तम, और इसलिए निद्रा को पापमा बोला गया है। यह स्वभाव से सभी को अपने वश में करने की क्षमता रखती है। तामसी क्या होता है? क्योंकि तम होता है इसमें, जब हृदय
हृदयस्थ संज्ञा व स्रोतस् में तमो भूयष्ट कब पहुँच जाता है, तब वो बोध का नाश करने वाली तामसी निद्रा होती है। यह शरीर का लय होने से समय लय होने के समय होती है, जब व्यक्ति को तमोगुण की प्रधानता होती है, वह दिन-रात हर दिन हर समय सोता है। रज प्रधान मनुष्यों में निद्रा नियम से ना आकर किसी भी समय आती है, जो रज तत मतलब किसी भी समय आ सकती है, इसलिए कोई काल नहीं होता। इस प्रकार सत्व प्रधान मनुष्य को निद्रा अर्धरात्रि में आती है। वैकारिक की बात करें तो जब मनुष्य का कफ क्षीण हो गया हो, वात की अधिकता हो तथा शरीर एवं मन पीड़ित हो, उसे सम्यक प्रकार से निद्रा नहीं आती। ठीक है? ऐसी निद्रा को वैकारिक निद्रा बोलते हैं। मतलब विकार हो गया उसमें। समझ गए? वैष्णवी विष्णु की माया, तामसी जब तम तम का ज़्यादा हो जाना, वैकारिक जो विकार से उत्पन्न होती है। चरक ने 6 बताए बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट। तो निद्रा के भेद आपकी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर निद्रा से कुछ आता है तो सिंपल आपकी परिभाषा आएगी, उसकी उत्पत्ति आएगी और आपके भेद आ जाएँगे। 5 नंबर में, 10 नंबर में आपका दोनों आ सकता है, मॉडर्न से भी और ये आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न में आर्यम, एनारियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। आयुर्वेद में निद्रा की परिभाषा, निद्रा की उत्पत्ति और निद्रा के भेद सबके अकॉर्डिंग पढ़ के जाइएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये याद कर लीजिए, अगर आप याद कर सकते हैं। बाकी इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, तमस आओ रात्रि को, बहुत ज़्यादा ये ईज़ी ट्रिक बन गई है आपके लिए। तमस आओ रात्रि को, तमस है एक इंसान, हम लोग उसको बोल रहे हैं कि तुम रात्रि में आना। तमस आओ रात्रि को, तो क्या है तमो भवा, ठीक है? तमो भवा। मनः शरीर सम समुद भवा, मनः शरीर श्रम समद भवा। स स है श्लेष्म समुद भवा। आव, आव मतलब आगंतुकी। आव व व्याधु व्याधवा अनुवर्तिनी, व्याध्या अनुवर्तिनी। रात्रि, रात्रि स्वभाव प्रभवा। कह सकते हैं यार कितने कठिन नाम है, ठीक है? तो ये 6 हो गए। तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मना शरीर श्रम समुद्भवा, आगंतुकी व्याधिनवर्तिनी और रात्रि स्वभाव प्रभवा। इसका श्लोक भी आप याद कर सकते हैं। तमोभवा श्लेष्म समुद्भवा च मन शरीर शमशाम संभवा च आगंतुकी व्याधिनवर्तिनी च रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा। ठीक है? अब क्या-क्या होता है? तमोभवा, जब तम की प्रधानता होती है तमोभवा। श्लेष्म समुद्भवा, जब कफ की अधिकता होती है तब आती है। मना शरीर श्रम समुद्भवा, मन और शरीर के थक जाने से जो आती है वो होती है मना शरीर श्रम समुद्भवा। आगंतुकी, जो बाहर से आ रही है बिना किसी कारण के, ठीक है? व्याधवा अनुवर्तनी, जब हम लोग व्याधि से ग्रस्त होते हैं, रोग हो जाता है, उसमें हम लोगों को नींद आती रहती है ना, तो वो होता है व्याध्या अनुवर्तनी। रात्रि स्वभाव प्रभवा, जो रात्रि में हम लोग को रोज आती है, स्वभाव से आती है, वो रात्रि स्वभाव प्रभवा कहलाती है। तो ये चीज़ है। अष्टांग हृद संग्रह वृद्ध भागवत ने 7 प्रकार की निद्रा का वर्णन किया है, ये आपको याद नहीं करना है इसके, ठीक है? बस ये याद रखिए कि 7 प्रकार का है। बाकी आपका मेन वही था, ठीक है? फिर मन और आत्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन, जागृत अवस्था, सुषुप्तावस्था, स्वप्नावस्था और तुरीयावस्था। मतलब जागृता मतलब हम लोग जग रहे हैं, अपना विषय को ग्रहण कर पा रही है। सुषुप्तावस्था मतलब ड्राउज़ीनेस आ गई। स्वप्नावस्था, सुषुप्ता में ड्राउज़ीनेस और उसके बाद स्लीप आ गई। स्वप्नावस्था मतलब सो रहे हैं और ड्रीम आ रहा है। तुरीयावस्था, जब सत्वगुण बहुल व्यक्ति को जो निद्रा आती है, उसे तुरीयावस्था कहते हैं, ठीक है? इसमें तमोगुण का आच्छादन नहीं होता, यह निद्रा योगियों की होती है। इसे समाधि की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है? निद्रा से लाभ अलाभ, ये मैंने बोला नहीं था, निद्रायात सुखम दुःखम पुष्टिकाश बलाबलम विष्टा क्लिबतम ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नाचा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, ठीक है? कि सुख होगी, पुष्टि, बल, वृष्टा, ज्ञान एवं पोषण जीवन इससे ही प्राप्त होता है। इसके विपरीत अगर हम लोग अच्छे तरीके से निद्रा नहीं लेते तो दुःख, कृष्णा, बल, क्लिबता, ज्ञान और मृत्यु अनिद्रा से प्राप्त होती है।
ठीक है? निद्रा के क्या सिद्धांत हैं, बहुत नहीं पढ़ना। फिर स्वप्न के बारे में बात करते हैं, तो स्वप्न में क्या है यहाँ पे? तो स्वप्न शब्द आयुर्वेदिक संहिताओं में निद्रा के पर्यायवाची के रूप में अधिकतर प्रयुक्त होता है। वस्तुतः स्वप्न एवं निद्रा दोनों पृथक-पृथक अवस्थाएँ हैं, मतलब अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। स्वप्न को परिभाषित करते हुए वृद्ध भागवत ने कहा है कि जब संपूर्ण इंद्रियाँ अपने शब्द आदि विषयों को से निवृत्त हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, परंतु मन निवृत्त नहीं होता, मन लगा रहता है। इस अवस्था में हम लोग ड्रीम्स को देखते हैं, तो ड्रीम्स हमारे मन में चलती हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मनोयुक्त इंद्रियों का विषय से मुक्त होना निद्रा की स्थिति है, और जब केवल इंद्रियां अपने विषयों से हट जाएं परंतु मन मुक्त ना हो, तो वह स्वप्न कहलाता है। वह चिंता आदि विषयों में लगा रहता है, तब मनुष्य स्वप्न देखता है। बहुत सारी देखो, कभी-कभी देखा होगा ना, बहुत ज़्यादा चिंता करते रहते हैं किसी चीज़ की, तो उसी चीज़ की ड्रीम जो है हमारे सोने के बाद आते हैं। वही चीज़ के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है, हम लोग कोई गेम खेलते हैं, तो गेम में इतना मज़ा आता है, गेम खेलते रहते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सपने में भी गेम खेलते रहते हैं। सपने में भी वही खेल रहे होते हैं। जैसे चेस है, चेस हम लोग बहुत ज़्यादा अगर खेलने मज़ा आ रहा है, तो फिर हम लोग सो गए ना, तो हमारे मन में भी वही चाल चलती रहती है कि हाँ, हम सपने में भी चेस ही खेल रहे हैं। तो वो अपना मन जो होता है वो अलग नहीं हो पाता है। तो उससे जो भी चिंता हम लोग कर रहे होते हैं, जो भी सोच रहे होते हैं, उसका हम लोगों को ड्रीम दिखता है। ठीक है? स्वप्न के भेद, चरक ने स्वप्न के 7 भेद बताए हैं। ठीक है? दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, पार्थिक, कल्पित, भाविक और दोषज। अब ये बोल बोल सकते हैं, दृष्ट क्या है? जो हम लोग ने देखा है। जो हम लोग ने देखा है, श्रुता जो हम लोगों ने सुना है, जो हम लोगों ने अनुभव किया है, मन के द्वारा चिंतन और अभ्यास किया गया है, ऐसा मन की स्थिति व मन में किसी स्थान पर जाने की इच्छा हो, तो स्वप्न में वहाँ जाते हुए देखते हैं, ठीक है? पार्थिक, मन से यह वचन से जो वस्तु माँगी गई है, उससे स्वप्न में माँगना। कल्पित, कल्पित जो मन के द्वारा कल्पना की गई हो, उसे स्वप्न में ग्रहण करना। भाविक, जो शुभ या अशुभ फल को अवश्य देने वाला हो। दोषज, दोष अनुसार वातज स्वप्न, पित्तज स्वप्न और कफज स्वप्न भी होते हैं। ठीक है? अब कौन क्या होते हैं, क्या नहीं होते, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपके लेवल पे इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वातज पुरुष जो होता है, वो अपना अलग स्वप्न देखता है, कफज जो पुरुष होता है, वो अपना अलग स्वप्न देखता है। जैसे कफज पुरुष होता है, वो देखता है अपने स्वप्न में जलाशय है। उसके उसके बाद वो बहुत सारी चीज़, मतलब इसी तरीके से बहुत बड़ा एक टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लेवल पे नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। बाकी बहुत सारी चीज़ें, पित्तज है, तो पित्तज में वो अपना देखता है कि आकाश से उल्कापिंड गिर रहे हैं, एस्टेरॉइड कोई गिर रहा है, यूएफओ आ गया। ये सारी चीज़ें पित्तज में आता है। वातज में अपना वो देखता है कि वो आसमान से गिर रहा है, और उसके अलावा ये भी होता है कि वो देखता है कि वो किसी से बच के भाग रहा है, उसके पीछे कोई सांड आ गया, सांड से दौड़ रहा है वो कहीं, वो किसी भूत से दौड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अलग-अलग दोष के अनुसार स्वप्न होते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, बट एज़ सच बहुत काम नहीं आती हैं। बट हाँ, आपके नॉलेज के लिए, अब जैसे मैंने पढ़ा है, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि हाँ, वातज स्वप्न क्या होता है, पित्तज क्या होता है, कफज क्या होता है। अब आपको अगर नहीं पता हो, तो आप नहीं बता पाएँगे, ऑल्दो ये आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा। बट आपको अगर पता है, तो हाँ, आप बाकियों से आगे जाएँगे। अलग एक स्टैंडिंग होती है। आप कहीं पे बैठते हैं, तो आपके आयुर्वेद की जब नॉलेज की टेस्ट होता है, आप अच्छा करते हैं। ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं आपके स्वप्न के बारे में। बाकी आपके लेवल पे जितनी चीज़ें हैं, आपको मैंने बता दी हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है, तो आप नोट्स जो हैं मेरे ओपीएन, जो मैंने अपने टाइम पे बनाए थे, उसमें मैंने शायद लिखा है कुछ एक्स्ट्रा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बाकी आपको नोट्स मिल जाएँगे टेलीग्राम कम्युनिटी पे। और इसके इसी चीज़ के बाद हम लोग इस सीरीज़ को एक पूर्ण विराम देते हैं। ये सीरीज़ यहाँ आज से हमारी खत्म हो गई है। आज के बाद हम लोग क्रिया शारीर नहीं पढ़ेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, जो भी आप देने वाले हैं इस सीरीज़ को देख के, और आप बताइएगा ये सीरीज़ आपके कितना हेल्प करी, आपको कितना ज़्यादा मदद करा। ऑल्दो ये निद्रा, ये वाली चीज़ें, स्वप्न वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं पढ़ी हैं, इसलिए मैंने सारी चीज़ें जितनी हो सके आपके लेवल पर निकाल के अच्छे तरीके से बताया है।
बाकी कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपको चीज़ माँगनी हो, कोई भी रिक्वेस्ट करनी हो कि हाँ, ये वाली चीज़ दे दीजिए, ये वाले नोट्स दे दीजिए या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स दे दीजिए, जो कि मैं सारे सब कुछ दे चुका हूँ अभी तक। अब चरक संहिता पढ़ा देते हैं, उसके बाद अष्टांग हृदयम रहेगा, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना करते हैं, बाकी मज़े करते रहिए, आयुर्वेद को अच्छे तरीके से पढ़िए। इस सीरीज़ की वीडियो तो मैं बस यही बोलूँगा, जितना भी आपने पढ़ा है, मोर देन इनफ है। हर चीज़, हर इंसान दिमाग में नहीं रख सकता हर समय। इसीलिए बार-बार रिवीजन करते रहिए, एक्टिव रिकॉलिंग करिए, लोगों से डिस्कस करिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा। अभी मैं अगर आपका आपके बैचमेट की तरह होता तो अब पूछता, "यार बताओ निद्रा के कितने भेद होते हैं?" तो आपको कोई याद आता कि हाँ, तमसा और रात्रि को एक वो होता है, उसमें तमोवा मना शरीरम समद्वा, इस तरीके से आप 6 बता देते। स्टैंडिंग होती। क्लास में टीचर पूछता कि कितने टाइप का होता है? सुश्रुत ने कितने बताएँ? 3 बताएँ। चरक ने कितने बताएँ? 6 बताएँ। तो आपका बनता है, एक ऑरा प्लस प्लस होता है। तो ऑरा प्लस प्लस करने के लिए भी आयुर्वेद पढ़िए और आगे बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। जैसे-जैसे टाइम बीतेगा आपके लिए आयुर्वेद एक वरदान की तरह साबित होगा और आपको कभी भी ये चीज़ नहीं रहेगी कि यार नीट निकाल लिया होता, अगर आपने आयुर्वेद पढ़ा है तो। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे तो आपको हमेशा ज़िंदगी में गिल्ट रहेगा कि नीट निकाल लिया होता। वरना आपको यही लगेगा कि अच्छा हुआ मेरा नीट नहीं निकला, वो कॉम्पिटिशन, वहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी। मैं यहाँ पे हूँ, सुकून से हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, बस दैट्स ऑल, पीस है। बाकी इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं इस सीरीज़ को, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए मज़े करते रहिए और जितना हो सके शेयर करिए इस सीरीज़ को। बाकी टाटा, बाय-बाय।